आज का हमारा टॉपिक 18th सेंचुरी पोइट्री है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 18th सेंचुरी पोइट्री बाकी एजेस से क्यों डिफरेंट है। इससे पहले हम एंग्लो सैक्सन एज डिस्कस कर चुके हैं, एंग्लो नॉर्मन एज डिस्कस हो चुकी है, रेनाइसेंस और एलिजाबेथन एज जो कि एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। और उसके बाद हमने 17th सेंचुरी डिस्कस की। 17th सेंचुरी में हमने देखा कि हमारे पास दो पार्ट्स हैं 17th सेंचुरी के। फर्स्ट पार्ट को हम प्यूरिटन एज कहते हैं, जो कि 1600 से शुरू होकर रफली 1660 तक चलती है, और 1660 से लेके 1700 तक हमारे पास जो टाइम पीरियड है that is called as restoration because it marks the restoration of monarchy in England with the restoration of King Charles II. जिस तरह restoration age was a reaction against the puritanical ideals. puritanical ideals क्या थे कि उन्होंने इंग्लैंड को टर्न कर दिया था into a strictly religious country, जहाँ पे इवन क्रिसमस ईस्टर के सेलिब्रेशन पे भी पाबंदी थी, और इसको उन्होंने एक रिलीजियस सेरेमनी बना दिया था। थिएटर्स बैन कर दिए गए थे, औरतों का बाहर निकलना बंद कर दिया गया था, और इस किस्म की बहुत प्रो रिलीजियस एक्टिविटीज शामिल थी। और मिल्टन वाज पार्ट ऑफ दैट। जॉन मिल्टन वाज पार्ट ऑफ दैट। ही वाज लेटन सेक्रेटरी टू द हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्रॉमवेल। तो लोग बहुत तंग आ गए जब इस सारे सिनेरियो से, तो उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद बादशाह के बेटे को, चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड को बुलाया और उसे दोबारा बादशाह बना दिया। तो इसको कहा जाता है रेस्टोरेशन। जब रेस्टोरेशन हुई तो लोग जो थे वो, क्योंकि इतना अरसा उन्होंने 20, 30, 50 साल अंडर स्ट्रिक्ट लॉज, रिलीजियस लॉज गुजारे थे, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड हो गए। उन्होंने क्या किया कि अपने मॉरल करप्शन शुरू हो गई, एक नया सोशल ऑर्डर वजूद में आया, मॉरल वैल्यूज शैलो हो गई, और लोगों ने बिल्कुल ही फैमिली वैल्यूज शैटर हो गई, और बड़े अजीब व गरीब किस्म के प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट होने लगे। तो जिस तरह रेस्टोरेशन एज जो थी, वो जो स्टिकनेस हुई थी प्यूरिटन एज, उसका रिएक्शन थी। इसी तरह जो बिल्कुल लिबरलिज्म और मॉडर्न अप्रोच लोगों ने अपना ली रेस्टोरेशन एज में, उसके खिलाफ जो रिएक्शन हुआ वो 18th सेंचुरी की शक्ल में आया। यानी 18th सेंचुरी में जो लिटरेरी उसका रिस्पॉन्स था उस शक्ल में आया। अब वो जो 18th सेंचुरी में जो लिटरेरी रिस्पॉन्स था वो एक क्रिटिसिज्म की शक्ल में आया, और लिटरेचर और आर्ट में और पॉलिटिक्स में ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने इसके खिलाफ रेजिस्ट किया और रेस्टोरेशन एज की जो इल्स थी उसको क्रिटिसाइज किया। तो इन्होंने इसलिए, जब आप सबसे पहला पॉइंट देखें कि 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड इज कॉल्ड द न्यू क्लासिकल एज और सूडो क्लासिकल एज। इसे न्यू क्लासिकल एज या सूडो क्लासिकल एज इसलिए कहा जाता है कि ये पॉइंट नंबर 3 में इसका आंसर है, क्योंकि ये जो राइटर्स थे इसके, उन्होंने एंशियंट को फॉलो किया, उनकी सिर्फ एक्सटर्नल परफॉर्मेंस में, एंड लैक देयर सब्लिमिटी एंड ग्रैंडर। जिस तरह आप देखें कि वो कहते थे कि मिल्टन को फॉलो तो करना चाहिए, मिल्टन इज अ क्लासिस्ट, या अरिस्टोटल को या और जो ग्रीक मास्टर्स थे उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सिर्फ उनके स्टाइल को, यानी उनका स्टाइल ये हेरो कपलेट आपने यूज करना है, ओके जी हेरो कपलेट फिक्स हो गया। फिर ये कि जी कैंटोज इतने होने चाहिए, पोएम की लाइन इतनी होनी चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, और कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए। लेकिन उसका जो कंटेंट था, जो थीम था, वो बड़ा ट्रिवियल होता था। अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक देखे और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट देखे, दोनों में कितना डिफरेंस है। इसलिए इसे नियो क्लासिकल एज कहा जाता है। मींस इट वाज नॉट अ क्लासिकल एज इन इट्स परफेक्शन, रादर इट वाज सूडो कहते हैं फेक को, कॉपी को। नियो का मतलब भी जो होता है फेक या कॉपी होता है, तो ये क्लासिकल एज की कॉपी थी। ऑगस्टन एज इसे भी कहा जाता है। ऑगस्टन एज जो था, रोम में किंग ऑगस्टस की जब हुकूमत थी, तो आर्ट एंड लिटरेचर जिस किस्म का पाया जाता था, तो इन्होंने कहा कि हम उसी का रिवाइवल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर बिगिनिंग एन ऑगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी। तो ये सेल्फ क्लेम्ड ऑगस्टन एज थी इनकी। एज ऑफ गुड सेंस, एज ऑफ रीजन का मतलब यह कि अक्लमंदी की एज,
और एज ऑफ क्रिटिसिज्म भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। आर्ट और लिटरेचर के जितने भी जॉनरास थे, पोइट्री था, नॉवल था, प्रोज था, ड्रामा था, हर किसी में क्रिटिसिज्म हो रहा था। ड्रामा में कॉमेडी ऑफ मैनर थी, वो क्रिटिसाइज कर रही थी, आपने पढ़ा होगा स्कूल फॉर स्कैंडल और द वे ऑफ द वर्ल्ड, शेरिडन और कॉन्ग्रीव का। इसी तरह प्रोस में आपने पढ़ा होगा जोनाथन स्विफ्ट को, ग्लीवर्स ट्रेवल्स, बहुत सख्त किस्म का क्रिटिसिज्म था। पोइट्री में आप देखें इसको, अलेक्जेंडर पोप को रेप ऑफ द लॉक में कितना ब्रिटर क्रिटिसिज्म है। और पोप में हम देखेंगे कि पोप इतना क्रिटिसिज्म लोगों पे करता था कि 2 पिस्टल लेके घर से निकलता था, उसने 2 पिस्टल लगाए होते थे और फिर वो निकलता था, क्योंकि अपनी पोएम्स के थ्रू उसने लोगों को इतना ऑफेंड किया होता था तो लोग उसको मारने के लिए भागे पड़े होते थे। The point number 4 है, the term classical age is too dignified for the writers of the 18th century in England. यानी ये बहुत ज्यादा ओवर डिग्निफाइड है, ये लोग क्लासिकल्स नहीं थे, नियो क्लासिकल। The term Augustan age was chosen by themselves as the writers saw in Pope, Addison, Swift, Johnson and Burke the modern parallels to Horace, Virgil, Cicero, the Roman Emperor Augustus. It was called the age of reason or age of good sense or the age of criticism because the writers in all forms of literature like poetry, drama, novel and prose were criticizing the society on moral grounds. Literary characteristics. Poetry became polished, witty and artificial, but it lacked fire, fine feelings, enthusiasm and poetic glow of the Puritans. It portrayed the actual life and distrusted inspiration and imagination. The chief glory of the 18th century was not poetry but prose. इसमें prose बहुत ज़्यादा important थी, chief glory जो थी वो prose थी. The two main characteristics of the Restoration period, realism and precision, were carried to further perfection. ये good point भी था. It also saw development of satire as a form of literature. Development of satire. इन्होंने 18th सेंचुरी में जो सबसे नई जो प्रोडक्ट आई वो ये थी कि इन्होंने सैटायर को एज अ न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर, सैटायर को एज अ न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर भी इन लोगों ने क्या कर दिया, एज अ न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर ये इवॉल्व हो गया। उसके बाद अगर हम देखें द विग्स एंड द टोरीज। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि विग्स एंड टोरीज क्या थे। 18th सेंचुरी में एक जो डिफरेंस आया, एक जो बड़ी चेंज आई, वो चेंज ये थी कि जितना भी आर्टिस्ट लोग थे, लिटरेरी लोग थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोपेगेंडा एजेंट्स बन गए। उस वक्त 2 पार्टीज थी, एक को विग्स कहा जाता था और दूसरे को टोरीज कहा जाता था। विग्स जो थे ये पॉलिटिशियन से शहरी इलाकों से थे और टोरीज जो थे ये देहाती थे। तो कुछ आर्ट के लोग, पोप जैसे लोग, विग्स की हिमायत में नज़में लिखते थे, पोइम्स लिखते थे और एक उनके खिलाफ जो थे वो चलते थे। और कुछ ऐसे थे कि जो टोरीज की हिमायत में लिखते थे और पम्फलेट्स बाकायदा लिखे जाते थे, जो इश्तहार हैं वो फिर छापे जाते थे और सर्कुलेट किए जाते थे। तो ये अब आर्ट और एक दूसरे पे तनकीद की जाती थी बड़ी शदीद किस्म की। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि जिस तरह अब एक आप देख रहे हैं कॉमन ट्रेंड कि सोशल मीडिया का पाकिस्तान में या बहुत से मुल्कों में अब ऐसा ही इस्तेमाल हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रखे हैं, अपने विंग्स बनाए हुए क्रिटिसाइज करने के लिए। तो सिमिलरली इंग्लैंड में भी विग्स एंड टोरीज ने लोगों को बाकायदा हायर किया हुआ था और वो ऑन एज अ सैलरी बेस ये लोग वो काम किया करते थे कि एक दूसरी पार्टी पे तनकीद किया करते थे। तो यहाँ से भी आप देखेंगे पॉलिटिकल, ये एज जो थी 18th सेंचुरी वाज टू मच पॉलिटिकल, इट वाज टू मच पॉलिटिकल। तो इसको देखें, द टू पॉलिटिकल कंटेंडिंग पार्टीज हु ट्राई टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड द कंट्री ऑलवेज रिवॉर्डेड द राइटर्स फॉर ह्यूमिलिएटिंग देयर एनिमीज थ्रू सैटिरिकल राइटिंग्स। तो सटायर इस सेंचुरी में ऐड हुआ। आप देखेंगे आर्टिफिशियल डिक्शन ऐड हुई, सब्जेक्ट्स जो थे वो ट्रिवियल थे। Intentionally satirical literature cannot be compared to great literature. Writers could have done well had they kept themselves away from the controversies. ये writers बहुत बड़े थे, जिस तरह पोप है, स्विफ्ट है, डॉक्टर जॉनसन है, ये शेरिडन है, विलियम कॉन्ग्रीव है, ये बहुत बड़े राइटर्स थे अगर ये पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखते। नॉवल बिकेम पॉपुलर राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। तो इस एज में नॉवल इमर्ज होता है एज अ न्यू जॉनरा और ये बहुत पॉपुलर हो जाता है। तो इसमें प्रोज और नॉवल जो है, पोइट्री डिक्लाइन की तरफ जा रही है और 2 नए जॉनरा, प्रोज
और नॉवल इमर्ज हुए। इससे पहले नॉवल मौजूद नहीं था। ड्रामा हैड बीन द वीकेस्ट जॉनर ऑफ द लिटरेचर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। में ड्रामा जो था वो वीकेस्ट जॉनर था। तो ये जब हम ड्रामा डिस्कस करेंगे तो फिर देखेंगे कि 18th सेंचुरी में ये वीक क्यों हुआ और इसकी वजह क्या थी। वजह ये थी कि प्यूरिटन एज में थिएटर्स बंद कर दिए गए थे, आर्टिस्टों ने ड्रामा लिखना बंद कर दिया था। और जब आप देखें कि इस किस्म का सिनेरियो 40-50 साल तक रहे तो फिर वो ग्रैंजर, शेक्सपियर जैसे लोग तो पैदा नहीं हुए। एज ऑफ पोप अब हम डिस्कस करते हैं जी कि एज ऑफ पोप में क्या था। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है उसे हम एज ऑफ पोप कहते हैं, फर्स्ट हाफ को, क्योंकि उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट पोएट था वो अलेक्जेंडर पोप ही था। कौन था जी? अलेक्जेंडर पोप। The earliest poetry of 18th century was dominated by Alexander Pope, the classical school of poetry. People were disgusted with the profligacy and frivolity of the Restoration period. Restoration period की जो moral करप्शन थी उससे लोग तंग आए हुए थे, इसलिए उसके खिलाफ जो रिएक्शन हुआ वो अलेक्जेंडर पोप की पोएटिक फॉर्म की शक्ल में जाहिर आए। नो सिंपैथी फॉर द फैनेटिसिज्म, फैंटास्टिक और रिलीजियस जील जो थी प्यूरिटन्स की, उसके लिए कोई लोगों में सिंपैथी नहीं थी, उसको क्रिटिसाइज किया गया। इंसिस्टेंस अपॉन एलिमेंट्री decencies of life and conduct, the middle path of everything and steer clear of emotions as well as the moral excesses, insistence upon intelligence in everything। वो जो कहते हैं ना कि ये एज जो थी it was age of reason and good sense, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इंसिस्ट था इंटेलिजेंस पे कि हर जगह पे गुड सेंस, गुड रीजन इस्तेमाल की जाए, लैक ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन भी था। उसके बाद है जी dominated by intellect, the poetry of this age is commonly didactic and satirical। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जी ये इसमें इंटेलेक्ट यानी अकल, गुड रीजन, सेंस जो थी वो बड़े सोच समझ के पोइट्री लिखी जाती थी। और आप देखेंगे कि इस एज के खिलाफ जो रिएक्शन आगे आएगा उसमें वर्ड्सवर्थ कहेगा कि नहीं, पोइट्री जो है उससे अकल के ताबे वो नहीं हो सकती। It cannot be governed by intellect or good sense or good reason or criticism. It should come from the inside of man. तो यहाँ पे डिफरेंट था। तो इन्होंने कहा दिस एज इज कॉमनली डायडेक्टिक, डायडेक्टिक कहते हैं जिसमें मॉरल टीचिंग्स हों, एंड सैट्रिकल और तनकीदी थी आप पोइट्री, और आर्गुमेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिक्स एंड पर्सनैलिटीज। पोइट्री पर्सनैलिटीज पे क्रिटिसिज्म था, पॉलिटिक्स पे था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे था। मोर इंटरेस्टेड इन द टाउन एंड कल्चर लाइफ, नो सिंपैथी फॉर हम्बलर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये इट वाज अ पोएट्री ऑफ द टाउन कहा जाता है। द क्लोज्ड कपलेट, जिसे हेरोइक कपलेट भी कहा जाता है या क्लोज कपलेट भी कहा जाता है, तो इसको अभी चेक करना पड़ेगा कि हेरोइक कपलेट ही कहते हैं क्लोज कपलेट को। ये ओनली मीटर था कि जी आपने यही इस्तेमाल करना है। इट वाज कॉल्ड द पोएट्री ऑफ द टाउन। देन है जी बाय इमिटेशन। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इमिटेट करना है ग्रेट मास्टर्स को, हम इस वजह से क्लासिकल्स हैं या ऑगस्टन हैं क्योंकि हम सिर्फ इमिटेट करेंगे ओल्ड मास्टर्स को। तो जब इन्होंने होरेस को, अरिस्टोटल को, प्लेटो को और इस तरह के बड़े बड़े जो नाम थे उनको इमिटेट करना शुरू किया, उनकी कॉपी करना शुरू की, तो ओरिजिनलिटी वाज लॉस्ट। ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेटिविटी जो लिटरेचर का हिस्सा है, एस्थेटिक्स और ओरिजिनल होना और इमेजिनेटिव होना, वो खत्म हो गया। अलेक्जेंडर पोप को देखे जी। अलेक्जेंडर पोप वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द क्लासिकल एज। क्लासिकल या न्यू क्लासिकल, बल्कि इसे वो लोग खुद तो अपने आप को क्लासिकल कहते थे, लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कि नहीं, दे वर न्यू क्लासिकल। इनवैलिड पोप जो था वो इनवैलिड था, जरा माजूर सा था, स्मॉल स्टैचर्ड, छोटे कद का था। डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन, वो बड़ा मतलब क्या कहते हैं, नर्म नाजुक सा था। बैड नर्व्स, उसका दिमाग भी इतना नहीं चलता था, बैड नर्व गुस्से का भी तेज था। एंड हेडेक्स, और उसके सर में शदीद दर्द होता था, दर्द के उसे दौड़े पड़ते थे जिससे उसकी लाइफ बड़ी मिजरेबल हो गई थी। और ये हंच बैक भी था, इसकी जो कमर है उसमें हंच था, झुकी हुई कमर जिस तरह होती है। बीइंग अ कैथोलिक ही हैड टू वर्क अंडर रिस्ट्रिक्शंस, वो कैथोलिक था और उस पर सख्त प्रेशर भी था क्योंकि इंग्लैंड वाज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री। दिस स्मॉल अगली मैन made his mark on the literature of his age, being highly intellectual, लेकिन ये था बहुत highly intellectual, extremely ambitious and capable of tremendous industry, means tremendous work, considered as model poet of his age। तो जाहिर है मॉडल पोएट था
तो इस एज पूरी एज को उसके नाम पे एज ऑफ पोप कहा जाता है। एट 23 when he was 23 he wrote the rape of the log, a masterpiece. It's a mock epic. mock epic वो होती है कि जो देखने में तो एपिक नजर आए लेकिन हो ना। He perfected his heroic couplet and translated Homer's Iliad and Odyssey. होमर की जो एपिक्स हैं Iliad and Odyssey, इसका इसने ट्रांसलेशन किया था। And 11 years, after 11 years hard work ना। The Dunciad ridicules and criticizes rivals. ये Dunciad जो है ना, ये इसकी एक पोएम थी जिसमें इसने अपने मुखालिफिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नेक्स्ट ग्रेट वर्क था जी द एसे ऑन मैन। अब ये आपने याद रखना है, द एसे ऑन मैन इज अ पोएम बाय किसको कहते हैं? एन एसे ऑन मैन इज अ पोएम बाय अलेक्जेंडर पोप। और इसकी एक पोएम है, मेरा ख्याल ये एसे ऑन मैन ही है, जिसमें सबसे ज्यादा कोटेशंस आती हैं, जिसमें वो कहता है टू एरर इज ह्यूमन और इस तरह के। इमिटेशन ऑफ होरेस एंड एपिसल, सटायर एंड बाइटिंग अटैक ऑन हिज एनिमीज, माइनर पोएट्स ऑफ हिज एज आर फ्ला फ्ला फ्ला। ये इसके इस एज के माइनर पोएट्स हैं। अब हम दूसरे को डिस्कस करते हैं, एज ऑफ जॉनसन, लेकिन इससे पहले हम एक जरा ब्रीफ स्केच देख लेते हैं पोप का। 18th सेंचुरी जिस तरह चले, पोप से पहले आई थिंक वी शुड चलिए पोप को पहले देख लेते, फिर हम दोबारा 18th सेंचुरी पे आते हैं। तो पॉइंट्स थे जी, पोएट एंड ही वाज अ पोएट एंड सैट्रिकल एंड हाईली सैट्रिकल। इसको होना चाहिए पोएट एंड, बल्कि ये होना चाहिए हाईली सैट्रिकल पोएट, हाईली सैट्रिकल पोएट। ये बहुत ज्यादा तनकीद करता था जी। Homeschooled as King James II banned Catholics from schools and universities and living 10 miles off London. अब ये जो था, इसकी ज्यादातर एजुकेशन घर में हुई, तो इसकी सोशल सर्कल नहीं था। कैथोलिक थे तो किंग जेम्स II ने घर में पाबंदी लगा दी थी कि जो कैथोलिक्स हैं वो स्कूलों में नहीं आ सकते। क्रॉनिक इल था, ये हमने बात की कि टीबी थी, हंचबैक था, बीमार भी रहता था, सर में दर्द भी होता था, सिर्फ 4 फीट का था, शॉर्ट हाइट था। इसने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और इटालियन सीखी एंड ही नेवर मैरिड और क्वीन एलिजाबेथ। रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ 18th सेंचुरी था, वेरी बिटर क्रिटिक था, टोरी पैम्फलेट राइटर था। ये भी आप लिख लें पॉइंट कि ही वाज टोरी। टोरी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? जो देहाती इलाकों से ताल्लुक रखते थे वो टोरीज थे, और विग्स जो थे, जो सर पे विग रखते थे, वो जो थे वो कौन थे? वो शहरी इलाकों से थे। सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ बीइंग कैथोलिक, मास्टर ऑफ हेरोइक कपलेट। वो जो मैं बात डिस्कस कर रहा था वो हेरोइक कपलेट ही की थी, जिसे क्लोज कपलेट भी कहा जाता था। और 18th सेंचुरी में इन लोगों ने कहा कि जी सिर्फ और सिर्फ हेरोइक कपलेट ही यूज करना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही वाज द मोस्ट कोटेड पर्सन आफ्टर शेक्सपियर इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस। द सेकंड मोस्ट कोटेड पर्सन है, इसकी पोएट्री में से इतनी कोटेशंस निकलती हैं। और इसके जो वर्क्स हैं अलेक्जेंडर पोप के, वो देखें जी, द रेप ऑफ द लॉक है, ये मॉक एपिक है। डंसियड है, DUN, अच्छा ये जो डंसियड है DUNCIAD, डंसियड उसकी ऐसी पोएम थी कि इसे एनोनिमसली अपने बगैर नाम के छपवाना पड़ा, क्योंकि ये इतनी वो थी, क्रिटिकल थी। और बाद में जब ये पब्लिश हुई तो पोप, फिर भी लोगों को पता चल गया कि ये पोप ने लिखी है, तो ये 2 पिस्टल लेके बाहर निकलता था, अदरवाइज इट वाज हार्ड फॉर हिम टू मूव आउट। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एक पोएम है, एन एसे ऑन मैन एक पोएम है, और मिसाया भी इसकी एक पोएम है। ये इसके साथ क्वेश्चन मार्क है, इसको जरा चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप की ये पोएम और क्या वाकई इसकी है या नहीं है। एज ऑफ जॉनसन पे आने से पहले हम जरा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि कोई शायद फर्दर पॉइंट हो हमारे पास इधर 18th सेंचुरी पोएट्री पे। तो देखें 18th सेंचुरी पोएट्री जो है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एज ऑफ पोप है और दूसरा हिस्सा जो है वो एज ऑफ जॉनसन है। एज ऑफ जॉनसन में विलियम ब्लेक है, विलियम काउपर है और विलियम कॉलिंस है। ये तीनों जो हैं इनको प्री रोमांटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि रोमांटिक एज इसके फौरन बाद 1798 में वर्ड्सवर्थ वाली रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आप देखें कि एज ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टेंशंस थी 18th सेंचुरी। दे निग्लेक्टेड इमेजिनेशन, यानी प्योर रीजन की बात थी ना, एज ऑफ गुड सेंस। पोएट्री ऑफ द टाउन एंड ओनली 1 मीटर हेरोइक कपलेट वाज यूज्ड।
पोइट्री ऑफ द टाउन थी जी, फिगुरेटिव लैंग्वेज यूज इन्होंने की उसमें, और आर्टिफिशियल डिक्शन थी। ये एक एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस एज में फिगुरेटिव लैंग्वेज किस में इस्तेमाल हुई, आर्टिफिशियल डिक्शन किस में इस्तेमाल हुई। पोप एंड ड्राइडन वर टोरी पम्फलेट राइटर्स, तो ये टोरीज थे ये लोग। रिएक्शन टू द लाइफ ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, ये जो 18th सेंचुरी थी इट वाज टोटली अ रिएक्शन अगेंस्ट the lifestyle of the restoration period. Correction as order of the day, इन लोगों का जो उस जमाने में 18th सेंचुरी में जो ऑर्डर ऑफ द डे था that was the moral correction, the didactic approach. फिर आप देखें जी पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, एज आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी के विग्स एंड टोरीज और पॉलिटिकली हायर किए गए थे लोग एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करने के लिए। इसको एज ऑफ सटायर कहा जाता है, एज ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है, एज ऑफ रीजन कहा जाता है, ऑगस्टन एज कहा जाता है, न्यो क्लासिकल एज कहा जाता है, सूडो क्लासिकल एज कहा जाता है, एज ऑफ गुड सेंस भी कहा जाता है। एज ऑफ गुड सेंस और सूडो क्लासिकल इस वजह से कहा जाता है बिकॉज दे स्ट्रेस्ड टू इमिटेट। इन्होंने कहा कि जी आप बस जो ग्रेट मास्टर्स हैं उनको इमिटेट करें, कॉपी करें उनके स्टाइल पर, उनके सब्जेक्ट मैटर को। तो दिस वाज द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी पोइट्री, उस वक्त क्रिटिसिज्म बहुत शदीद किस्म का हो रहा था इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इन ऑल वॉक्स ऑफ लिटरेचर, इंक्लूडिंग पोइट्री, इंक्लूडिंग ड्रामा, इंक्लूडिंग प्रोज। हर लेवल पे आप देखें तो देयर वाज क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म। देन वी हैव द अदर एज दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है हमारे पास। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाज अ ग्रेट क्रिटिक एंड प्रोज राइटर। इन्होंने सबसे मशहूर अपनी एक प्रोज में बुक लिखी है, प्रोज में हम डिस्कस करेंगे द लाइव्स ऑफ पोइट्स, और यही वो बंदा है जिसमें मेटाफिजिकल की डेफिनेशन की थी, मेटाफिजिकल पोइट्री की, कि द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। और इसी ने ये टाइटल दिया था इन लोगों को, किनका क्या कहते हैं इसका, मेटाफिजिकल पोइट्स का, जब वो इब्राहिम काउले को डिस्कस। डॉक्टर जॉनसन बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर हमारे सामने नजर आती है 18th सेंचुरी में पोइट्री और क्रिटिसिज्म में। पोएट थे, क्रिटिक थे, ऐसे राइटर थे, प्रोज राइटर थे। ही स्टार्टेड द पीरियोडिकल प्रेस। ये प्रोज में और नॉवल में हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिकल प्रेस क्या था। ये वो जमाना था कि जब अखबारात को, पीरियोडिकल कहते हैं अखबारात को, डेली न्यूज़पेपर्स तो नहीं उस वक्त उस जमाने में होते थे, तो पीरियोडिकल्स होते थे, यानी द न्यूज़पेपर्स और द मैगजीन्स विच आर पब्लिश्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक वीकली और मंथली बेसिस। He first used the term metaphysical as I have discussed earlier. The best critic on the life of Shakespeare. The best critic on the life of Shakespeare इसे कहा जाता है। Compiled the first dictionary of English language. English language की जो first dictionary थी वो डॉक्टर जॉनसन ही ने बनाई थी। इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी बाकायदा तौर पे मौजूद नहीं थी। फिर हमारे पास विलियम काउपर का नाम है और विलियम ब्लेक का नाम होगा हमारे पास जी। विलियम ब्लेक बिलोंग्स टू द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। यही एज ऑफ जॉनसन में है। फ्रॉम द एज ऑफ जॉनसन एंड प्री रोमांटिक, इसे प्री रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। रोमांटिसिज्म, ये जो नेक्स्ट टाइप आ रही है वो रोमांटिक पोएट्री की है। उसके 3 फेजेस हम करेंगे, प्री रोमांटिक्स, अर्ली रोमांटिक्स एंड लेट रोमांटिक्स। तो प्रिंटर एंड बुक इलस्ट्रेटर, विजनरी एंड मिस्टिक पोएट। इसे कहा जाता है कि वॉज विजनरी एंड अ मिस्टिक पोएट। और पेंटर और बुक इलस्ट्रेटर की बात की कि इन हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू वर्क एज एन अप्रेंटिस इन अ प्रिंटिंग प्रेस। उस पर ये काम सीखने वाला इंटर्नशिप टाइप करता था। तो जब ये अपनी पोएम लिखता था तो उसकी साइड पे ड्राइंग्स भी बनाता था और फिर उसको पब्लिश भी खुद ही करता था, यानी उसकी डाई बनाना और फिर उसको कागज पे छापने का काम भी खुद ही करता। तो ही वाज द ओनली पोएट हु वाज पेंटर एंड बुक इलस्ट्रेटर एज वेल। और इसके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा पोएट था जो ऐसा बुक इलस्ट्रेटर भी था, तो ये विलियम ब्लेक था। ये मिस्टिक था, ये लाइक सूफीपन इसकी पोएट्री में हमें मिलता है। उसके बाद है जी रिमेन्ड अनरिकग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अपनी जिंदगी में इसको एज पोएट कोई नहीं जानता था। देन लेटर ऑन he was introduced to the world. Illustrated Divine Comedy by Dante and Paradise Lost by Milton. मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट और डेंटे थी, हर पेज पे जो टॉपिक डिस्कस होता था उससे रेलेवेंट ड्राइंग वो साथ पे, तस्वीर, पिक्चर, डायग्राम, कोई सीन, ब्यूटी का सीन, कोई सेटन का,
कुछ पैराडाइज का, कुछ हेल का, ये साथ साथ बनाता था। तो इसके जो वर्क्स हैं जी, 2 वर्क्स बहुत मशहूर हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स अबाउट इनोसेंस, चाइल्डहुड, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस छोटी छोटी सी इनमें पोएम्स हैं जो मैच्योर एज की हैं। और टाइगर इसकी मशहूर पोएम है, लंदन है, जेरूसलम है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल है, एंड द 4 ज़ूस, ये इसके इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। ये हमारे पास 18th सेंचुरी पोइट्री पाई जाती है। तो ये थे हमारे 18th सेंचुरी के जो प्रोमिनेंट नेम थे। तो डॉक्टर जॉनसन का हम बाद में कुछ और देख लेते हैं जी। Dr. Johnson upheld the idea that form of poetry which was dominated in his age was the right form of poetry. इसने भी neoclassical जो trends थे उसको कहा कि यही right form of poetry है. His 2 poems London and the Vanity of Human Wishes are classical on account of the didacticism है जी, formal rhetorical style and adherence to the closed couplet. वो जो heroic couplet था उसको closed couplet भी कहा जाता था, closed couplet और हेरोइक कपलेट। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का है कि ओलिवर गोल्डस्मिथ माइनर पोइट्स भी हैं, ऑल्दो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, तो इस वजह से हम इसको ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। ओलिवर गोल्डस्मिथ वाज अ डीप फॉलोअर ऑफ द क्लासिकल स्टैंडर्ड्स। हिज टू पोएम्स, द ट्रैवलर एंड द डेजर्टेड विलेज, आर versified pamphlets on political economy, are classical in spirit and form. अच्छा जी, उसके बाद रिटन इन क्लोज कपलेट, वही ये भी हेरोइक कपलेट ही यूज कर रहा था बिकॉज हेरोइक कपलेट वाज द ऑर्डर ऑफ द डे ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। फिर प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल अब होने वाला है। इसको रोमांटिक रिवाइवल भी कहा जाता है और रोमांटिक एज भी कहा जाता है। तो प्रीकर्सर्स, प्री रोमांटिक पोइट्स भी कहा जाता है। द पोइट्स हु ब्रोक अवे विद द क्लासिकल ट्रेडिशंस एंड showered romantic learning during the age of Johnson may be described as the precursors or harbingers of the romantic revival were James Thomson, Thomas Gray, William Collins, James Macpherson, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम काउपर एंड जॉर्ज क्रैब। अब जो मैंने पहले बात की थी विलियम ब्लेक की, वो शायद थोड़ा इस तरह थी कि विलियम ब्लेक जो था वो था तो पॉलिटिकली एज ऑफ जॉनसन से और 18th सेंचुरी से, लेकिन इनका हम एक अलग ग्रुप बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्री रोमांटिक एज, प्री रोमांटिक्स भी। तो इसमें अगर हम ये ऐड कर लें, ये जो हमारे पास ये वाला था, इसमें 3 टाइप्स ऑफ पोइट्री हमारे पास अवेलेबल थी, या 3 एजेस थी, तो शायद ये बेहतर होगा ताकि समझने में भी आसानी हो कि हम इसमें अलग से इसको जो विलियम ब्लेक वाली थी इसको हम अलग से डिस्कस कर ले। तो मेरा ख्याल है कि इसकी हम एक अलग हेडिंग बना देते हैं जिसे हम कहेंगे प्री रोमांटिक्स। ये प्री रोमांटिक्स में ये लोग आ जाएंगे। 3rd इसकी बना लेते हैं 3 कैटेगरीज। अच्छा जी, देन इज अब क्या हुआ कि लोग पूरी जो एक सेंचुरी थी ऑफ डायडेक्टिसिज्म, एक बंदा नसीहत ही कर रहा है, तो कुछ पोइट्स ऐसे भी थे कि जो इसके खिलाफ गए और उन्होंने रोमांटिक टेंडेंसीज शो की, जिनमें ये जेम्स थॉमसन का नाम है हमारे सामने इस वक्त, और अगले बहुत से नाम हैं। जेम्स थॉमसन का हम नाम देख लेते हैं। द अर्लीस्ट 18th century poet, he showed romantic tendency. Main characteristics of his poetry were sympathetic description of the fields, the woods, the scene showed in the season. Instead of close couplet, he followed Miltonic traditions of using blank verse. तो blank verse 18th century में किसने यूज की थी? जेम्स थॉमसन ने यूज की। The Castle of Indolence, ये इंपॉर्टेंट है जी कि किसने The Castle of Indolence लिखा? जेम्स थॉमसन ने। ये एक पोएम थी, ये लिखी। Then है जी Thomas Gray. His famous work Elegy Written in a Country Churchyard is the best known in English language. The Progress of Poesy, The Bard, all of his poems are original and romantic, spirit of independence of classical model forming yet romantic spirit. William Collins, deep feelings of melancholy. Melancholy कहते हैं ये अफसोस को, सैडनेस को, तो ये इसकी पोइट्री में हमें मेलनकली मिलती है।
ओरिएंटल एकोलॉग, ओड टू सिंप्लिसिटी, द फियर, पैशंस, हाउस लीड, द ब्रेव, ओड टू इवनिंग। ये इसकी जो है वो पोएम्स हैं जो इसने लिखी थी विलियम कॉलिंस ने। तो विलियम ब्लैक देख लीजिए हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट, स्पिरिचुअल पोएट, पेंटर एंड द प्रिंट मेकर। Blake illustrated his poem himself. He was also called pre-romantic, complete break from the classical poetry, songs of innocence and songs of experience, supreme and simple poetic genius of 18th century, most perfect and most original songs. Then हमारे पास नाम जो है जी वो है रॉबर्ट बर्न्स का, the greatest songwriter of English language. ये इसकी जो poems थी they were written and they were meant to be sung. William Cowper wrote autobiographical poetry and इसमें आपने एक ये पॉइंट देखना है, his longest poem The Task, written in blank verse. इसने एक पोएम लिखी द टास्क नाम से 18th सेंचुरी में नाम से, और ये ब्लैंक वर्स में थी। और बट ही इज फेमस फॉर स्मॉल लवली लिरिक्स। उसकी जो लिरिक्स थी वो देखे कमाल। ओ that those lips had language and I am monarch of all I survey। ये तो बहुत मशहूर लाइन है, of I'm monarch of all I survey। तो this is all about the 18th century, जिसमें आज हमने डिस्कस किया कि 18th century जो थी वो मेनली इट वाज पॉलिटिकल एज। पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज्यादा थी इस एज में। इस एज को एज ऑफ रीजन, एज ऑफ क्रिटिसिज्म, एज ऑफ सटायर, ऑगस्टन एज, एज ऑफ न्यू क्लासिकल एज और ऑगस्टन एज और सूडो क्लासिकल एज इस वजह से कहा जाता है कि इस एज में क्रिटिसिज्म जिंदगी के हर शोबे की तरह लिटरेचर में भी ऑर्डर ऑफ द डे था। पोइट्री के हमने टाइप्स डिस्कस की कि इसमें 2 या फिर बल्कि फर्दर अगर हम इसको करें तो 3 टाइप्स हो जाती हैं। पहली एज ऑफ पोप है, दूसरी एज ऑफ जॉनसन है और तीसरी प्री रोमांटिक एज भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है क्रोनोलॉजिकली अगर हम बात करें, जिसमें विलियम ब्लेक, विलियम कॉपर, रॉबर्ट बर्न्स वगैरह शामिल है। तो इस एज में एक कपलेट इस्तेमाल होता था, मीटर जो या जो फॉर्म थी वो है वो कपलेट ज्यादा इस्तेमाल होता था। इनका जो डिक्शन था वो आर्टिफिशियल था और स्टाइल भी आर्टिफिशियल था। दे वर इमिटेटर्स और बहुत बड़े बड़े नाम 18th सेंचुरी में हमें मिलते हैं। और 18th सेंचुरी ही वो सेंचुरी है जिसमें नॉवल एज अ न्यू जॉनरा इमर्ज होता है। तो दिस इज ऑल फॉर द 18th सेंचुरी।